स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मिशन का द पीपी शो और मैं प्रकाश पुंज पांडे आपका होस्ट। आज बहुत ही विशिष्ट दो मेहमानों के साथ जुड़े हैं। हमने फरवरी से इस शो की शुरुआत की है और आपको थीम पता है कि जो विशिष्ट लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में जाने अनजाने कुछ अचीव किया होता है और जिन्होंने एक लंबा, जिनके पीछे एक इतिहास होता है, ऐसे लोगों की जीवन गाथाएं और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी हम लेके आने का प्रयास करते हैं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, छत्तीसगढ़ देश की जो जनता है, खासकर जो यूथ है, उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो इनकी लाइफ की जो स्टोरीज़ हैं उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल हो, लेकिन कुछ स्ट्रगल का मतलब जो डेफिनेशन है वो बहुत व्यापक है। तो स्ट्रगल एक संघर्ष भी होता है और संघर्षों में ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ कठिनाई होती है। संघर्षों में अलग अलग अचीवमेंट्स भी होते हैं, संघर्षों में अलग अलग उपलब्धियां भी होती हैं जो कि लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, वो अपने माँ बाप के साथ, उनके संस्कारों के साथ डेवलप करता है, पढ़ता लिखता है, वो अपना करियर बनाता है और शादी ब्याह करने के बाद वो 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। नॉर्मली यही देखा गया है एंड यही एक ट्रेंड है। इसीलिए गवर्नमेंट में भी 60 ईयर्स के एज के बाद, 60-62 की एज के बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लाइफ के 60 ईयर जो रिटायरमेंट एज होती है उसके बाद लोगों ने इतिहास रचा है। तो आज ऐसा ही एक करिश्माई व्यक्तित्व कहें कि और कैसे एक व्यक्ति 62 साल की उम्र में बनता है मॉडल। हम स्वागत करना चाहेंगे अपने द पीपी शो में अधीर भगवानानी जी का और जयश्री भगवानानी जी का। स्वागत सर आपका। धन्यवाद पांडे जी। शुरुआत करते हैं हम। स्त्री प्रधान देश है हमारा और शुरुआत से ही स्त्रियों के नाम से ही बच्चों को जाना जाता है। तो मॉडल से हम बाद में बात करेंगे, पहले उस मॉडल को के पीछे जो बैकअप काम करता है हम उनसे बात करेंगे, जो उनकी प्रेरणा है। जयश्री जी, आप भी एक कला के क्षेत्र में आपने भी एक अचीवमेंट किया है। आप पेंटिंग के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है और आपकी वो जो कला है वो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। शुरुआत तो बचपन से ही हुई थी। मेरी माँ भी थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा काम करती थी, अल्पना वगैरह डालती थी जैसे घरों में होता है। तो मुझे देखकर और फिर बचपन गांव में बीता, वो एनवायरनमेंट मैंने देखा। वहाँ की महिलाएं जैसे काम करती थी, आंगन में रंगोली डालना और दीवारों पर पेंट करना, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला और फिर मैंने उसको आगे परस्यू किया। फिर जब मैं शादी के बाद आई यहाँ रायपुर, तो फिर मेरे ससुर जी ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया इस फील्ड के लिए और उन्होंने मुझे मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई इसमें। फिर मैंने इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया। काफ़ी सरलता और सहजता से, शॉर्ट में, स्टोरी बहुत लंबी है, इन्होंने बहुत शॉर्ट में ही अपनी बातों को कहा और इनसे जब आप मिलेंगे तो ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप इनको पाएंगे। उतने ही सरल आज जयश्री जी, जया जी के नाम से इनको लोग जानते हैं, तो हम भी अब इसके आगे जया जी ही कहेंगे। जया जी खुद बाहर मुझे रिसीव करने आई और काफ़ी मुझे हम्बलनेस लगा, आत्मीय स्वागत उन्होंने किया। और जया जी जिनका बैकअप है अधीर जी के बारे में अब हम बहुत सी बातें अधीर जी से जानेंगे। अधीर जी, आप अब एक मॉडल हो चुके हैं 62 ईयर्स के एज में। ये कैसा लगता है ये पूछने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियस है अच्छा लगता है। और छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ का एक बेटा जो कि दादा की उम्र में, दादा बनने की उम्र में मॉडल बन चुका है। तो हम शुरुआत करेंगे कि ये जो मॉडलिंग का क्या आपको पैशन था, क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड में आपके मॉडल रहा है या आर्ट साइड से रहा है,
क्योंकि अर्धांगिनी तो आपको कला के क्षेत्र की मिल ही गई हैं, तो क्या उनसे कुछ प्रेरणा मिली है या कोई आपका रोल मॉडल रहा है, कोई इंस्पिरेशन रहा है? तो मैं चाहूंगा कि आप आपके पिता, आपके दादाजी से इस बात की शुरुआत करें। हम बहुत से प्रश्न और भी लेंगे, तो सिलसिलेवार तरीके से आप दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हम लोग सिंध से हैं और पार्टीशन के बाद हमारा परिवार इंडिया आया था, और इंडिया में हमारा परिवार सबसे पहले दिल्ली आया था। और फिर दादाजी की आधी फैमिली दिल्ली में रही। मेरे फादर अपने छोटे भाई बहनों को लेके, आधी फैमिली को लेके बॉम्बे चले गए थे। अधीर जी, आपके दादाजी के बारे में जो हमने आपसे इसके पूर्व भी चर्चा की थी, तो आपके दादाजी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रिटिश पुलिस में थे। जी हाँ, मेरे दादाजी ब्रिटिश पुलिस में थे। और आपके पिताजी के बारे में जहाँ तक हमें मालूम है, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। यस, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने तकरीबन 3 साल आज़ादी की लड़ाई में 3 साल जेल में गुजारे उन्होंने। और आपके पिताजी के जो दादाजी थे, वो शायद किसी रियासत के दीवान थे। हाँ, मेरे परदादा खैरपुर मीरस रियासत के दीवान हुआ करते थे। हम लोग जो हैं वो, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि सिंधी कम्युनिटी सिर्फ व्यापारी कम्युनिटी होती है। हम लोग सिंधी कम्युनिटी में से आमिल्स हैं, और आमिल्स जो होते हैं वो वहाँ की जो पढ़ी लिखी कौम हुआ करती थी, जो नौकरी पेशा हुआ करती थी, जो वकील हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे। हम उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो जब आपके दादाजी की फैमिली यहाँ आई, आपके पिताजी जब इंडिया आए, उसके पहले की भी एक घटना शायद हम लोग चर्चा में बात किए थे कि वो जेल में थे बहुत कम उम्र में। मेरे पिताजी 16 साल की उम्र में पहली मर्तबा जेल में गए थे, और वह जो वाक़या मुझे बताया था और उनके दोस्तों ने भी मुझे बताया था, वहाँ पे जीपीओ हुआ करता था उनके शहर नवाबशाह में। और वो उन्होंने रात को जीपीओ के ऊपर में से चढ़ के, जो इंग्लिश यूनियन जैक उनका झंडा हुआ करता था, उसको उतार के उसके ऊपर में तिरंगा फहरा के आए थे। तो उसके ऊपर में फिर उनको पकड़ा गया था और उनको जेल हुई थी। और जेल में उनके साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके नाम बहुत, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जिनके बारे में बहुत लोग जानते हैं इतिहास में। एक तो वली खान हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे, और एक फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दिवंगत A.K. हंगल हमारे फादर के फ्रेंड थे, जो साथ में जेल में रहा करते थे उनके। देखिए, ये पीपी शो के थीम का यही इम्पोर्टेंस है कि हमें ऐसी रोचक जानकारियां मिलती हैं कि वो वाकई दुनिया को नहीं पता होता। हमारे रायपुर में इतना बड़ा इतिहास है। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 16 साल की उम्र में जेल में गए हैं, और वो जेल में उन्होंने समय बिताया, और उसके बाद वो फ्रीडम, जब इंडिया को आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद वो भारत आए और फिर उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया। तो थोड़ा सा मैं जी जी ज़रूर। मेरे फादर 1947 के बाद भी उन्होंने जेल में 2 साल करीब गुजारे हैं, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि मैं इस देश के पार्टीशन को नहीं मानता। फिर उसके बाद में 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के तहत में जो फ्रीडम फाइटर्स जो जेलों में रहे थे, उनको छोड़ा गया। उस ट्रीटी के तहत वो भारत आए। तो धीर जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप बचपन में आप कैसे थे? क्या बचपन से ही आप अपने आप को मेंटेन करना और ये सब, मतलब इस प्रकार, इस तरफ का झुकाव था, या फिर बचपन में आप जैसे चुलबुले थे, या स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपको रुचि थी, या परंतु बच्चे थे? मतलब बचपन में कैसे थे आप? मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ, चूँकि वहाँ का हमारा ननिहाल कलकत्ता हुआ करता था। और बचपन साधारण ही था, जैसे साधारण सब बच्चे होते हैं वैसे ही होते थे।
ये था कि बचपन से कुछ खेलना कूदना ज़्यादा था। वो तो आपकी फिजिक में अभी भी दिखता है कि आप एकदम अभी भी अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं इस एज में भी। खैर एज कोई बड़ी नहीं है, अभी तो इससे बहुत बड़े बड़े लोगों उम्र दराज लोगों ने भी इतिहास रचा है। और स्वराज मिशन की शुभकामना है कि अभी आपकी जीवन इस फील्ड में जो जीवन की आपने शुरुआत की है वो और ऊंचाइयों पे जाए। अब बात करते हैं आपका एजुकेशन। जिस प्रकार से आपने बताया था कि आप उसके बाद रायपुर आ गए और आपका एजुकेशन वगैरह सब यहीं हुआ, तो आपकी शादी को लेके कोई ऐसा वाकया है कि आप बड़े हुए अपने पिता का हाथ बटाना आपने शुरू किया आपके काम धाम में? तो शादी का वाकया बताइए, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी आपके साथ बैठी हैं। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की तो शी विल रेक्टिफाई यू। शादी 1984 में हमारी शादी हुई और मेरी माँ मेरी सास की स्कूल में टीचर हुआ करती थी, तो उस लिहाज से परिवार एक दूसरे को जानता तो बहुत पहले से था, लेकिन हमने इनको सिर्फ शादी के समय ही देखा। ये भी देखिए, ये भी एक रोचक घटना है कि इनका परिवार एक दूसरे को जानता था लेकिन शादी के समय ही देखा। एक कोई ऐसी घटना जया जी, मैंने अदिति जी से इसके पहले जब चर्चा की थी कि वो कुछ 2.5-3 साल के रहे होंगे, वो भी छोटे थे और आप अपनी माता जी की गोद में थी, तो ऐसा कोई वाकया आपकी माता जी ने आपको बताया था? हाँ, जब शादी तय हो गई तब थोड़ा-सा बताया कि इस तरह से हम लोग जानते थे कि मेरी मदर की बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी और अधीर की मम्मी थोड़ा लेट हुई क्योंकि वो पाकिस्तान से वहाँ पर पढ़ती थी, वो इंटरमीडिएट वहीं से करके आई थी। तो उनकी थोड़ी लेट हुई थी और बहुत सारे भाई-बहन थे, फिर एक-एक करके तो उन्होंने वहाँ पे बालीगंज शिक्षा सदन एक स्कूल है कलकत्ता में, अभी भी है। वहाँ पे उन्होंने टीचिंग किया और मेरी मदर वहाँ पढ़ती थी। तो बाद में हमारे यहाँ मेरे नाना जी ने कुछ जल्दी शादी करवा दी थी उनकी। तो वो छोटी थी और अपनी टीचर के सामने जब आईं बच्चे को लेकर तो नेचुरली थोड़ी शर्मा रही थी कि कैसे मैं आई, तो ये सब बताया करती थी वो। टीचर भी शर्माई थी और उनकी बेटी भी शर्माई थी मुझे देख के। अच्छा, बचपन में ही? वाह, ये भी केमिस्ट्री अच्छी है। हम और कुछ बातें जया जी से पूछेंगे। देखिए, ये इंटरव्यू कैजुअल इसीलिए है क्योंकि हम खुल के अपनी बात रखें दर्शकों के सामने। जया जी, इसका मतलब ये हम समझे कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो आपकी जोड़ी ऊपर से तो बनी ही थी, बचपन से बन गई थी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और आपको कभी बचपन में आपकी माताजी ने बताया कि हाँ अब ऐसा कुछ रिश्ता हम बड़े होके आपको इसी लड़की से शादी करना है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, सब बात। लेकिन हाँ, वो उनकी स्टूडेंट थी और मेरे ननिहाल पक्ष वाले और जया जी के ननिहाल पक्ष वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जाना करते थे क्योंकि वहीं कलकत्ते में रहते थे। तो फिर उन फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी, लेकिन क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो दूसरी जगह रहते थे, ट्रांसफ़र होता रहता था और ये लोग रायपुर में रहते थे, तो हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात बाद में ही हुई। मतलब शादी के बाद ही आप लोग मिले? नहीं, मतलब सगाई में मिले थे। देखिए, रहस्य जो है वो धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। अभी और खुल के बहुत सारी बातें आएंगी अधीर जी और जया जी के बारे में। अधीर जी, शादी हो गई, आप उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में पिता के साथ बिजी रहे, सब आपने काम किया। हमें जहाँ तक पता है कि आपका एक बड़ा ग्रुप हुआ करता था, आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे और रायपुर में एक बार कोई ऐसा नाम होता था कि अगर ब्लड चाहिए तो दे शुड कांटेक्ट यू एंड योर ग्रुप। तो उसके बारे में बताइए। और जहाँ तक हमारी जया जी से बात हुई थी कि कोई आपकी शादी के दिन से या रात से ही वो आप शुरुआत हुई थी ब्लड डोनेशन की। देखिए, ब्लड डोनेशन का मेरा काम जो शुरू हुआ, मतलब वो इत्तेफाक की बात है कि शादी के 6-8 महीने पहले मैं अपने किसी मित्र के साथ में डीके हॉस्पिटल गया था। वहाँ पे मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेकअप करवाया और वहाँ डोनेशन लिस्ट में अपनी नोटिंग करवा दी थी कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आप बुला सकते हैं। और मुझे पहली मर्तबा जो कॉल आया ब्लड डोनेट करने के लिए, वो
15 जनवरी को मेरी शादी हुई थी और 16 जनवरी को मेरे को रात को 12:30 बजे 12:15 करीब मुझे रात में कॉल आया। मतलब 15 जनवरी की रात को लेट नाइट फोन आया? नहीं, 16 जनवरी की रात, मतलब नेक्स्ट डे। तो उस समय घर में हम दोनों अकेले ही थे, बाकी का परिवार दूसरी जगह रह रहा था बाकी के मेहमानों के साथ में। तो मैं जया को रात को बंद करके घर में चाबी अपने पॉकेट में डाल के मैं डीके हॉस्पिटल गया था। मैंने ब्लड डोनेशन किया, वो करीब 1:30 बजे लौट के आया था। जया जी, आपको उस समय क्या फील हुआ था कि अभी मुझे शादी होके 24 घंटे हुए हैं और मेरा हस्बैंड मुझे रात को कोई छोड़ के, वो भी ब्लड डोनेशन के लिए, सोशल वर्क के लिए जा रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि किसी के जान का सवाल था, तो ज़रूर ब्लड डोनेट करके उसको बचाया जा सके तो बहुत अच्छा लगा, मुझे प्राउड फील हुआ। बिल्कुल, और प्राउड होना भी चाहिए। रक्तदान महादान है और ऐसा ब्लड, एक रक्त हमारे शरीर में एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर वो ना हो तो बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, हम निष्प्राण हो जाएंगे। और अधीर जी ने ऐसे अनगिनत लोगों को ब्लड डोनेट करके, और उनके ग्रुप ने, रादर कहे कि ग्रुप ने ब्लड डोनेशन करके और काफ़ी लोगों की जान बचाई है। जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं 108 बार मेरा ब्लड डोनेशन है अभी तक का। बहुत शानदार, 108 बार। हम 108 को हिंदू शास्त्रों में भी बहुत पावन कहा जाता है। 24, 64 और 108, 108 की एक माला होती है, मतलब 108 में एक परिक्रमा हो जाती है। तो देखा जाए तो आपने 108 की ब्लड डोनेशन जैसे इतना नेक काम, जो अपने शरीर का खून किसी को देना, डोनेशन करके, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? ये इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं मेरे पेरेंट्स से मैंने बचपन से देखा उनको सोशल सर्विस करते हुए। मतलब मेरी मेरी माँ गरीब बच्चों को घर बुला के पढ़ाया करती थी हमेशा से। शादी के बाद जया भी उनके साथ जुड़ी, उन दोनों बैठ के हमारे घर में आसपास की बस्तियों के बच्चों को बुलवा के हमारे यहाँ क्लासेस लगती थी बाकायदा। आज भी वो बच्चे मिलते हैं, उनमें से कोई सरकारी नौकरी में लग गया है, तो कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई काम करने वाली बाई के बच्चियां हैं। बेहद अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। यकीनन हमें तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है और हमें प्राउड फील हो रहा है कि पर्सनली मुझे और स्वराज मिशन को कि मैं ऐसे फैमिली के एक बच्चे की, मैं बच्चा ही कहूँगा आपको क्योंकि एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो 62 साल की उम्र में मॉडल बन गया। और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखिए कि किस प्रकार से इनकी वाइफ का सपोर्ट रहा, और एजुकेशन पे शुरुआती दौर इनके परदादा के ज़माने से ही, और इनकी पूरी कम्युनिटी ही एजुकेटेड है और एजुकेशन पे जोर रहा, और अपने आसपास के लोगों को भी इन्होंने एजुकेट किया। अधीर जी, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, आपने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को भी प्रेरित किया है रक्तदान के लिए। मैं जब भी ब्लड डोनेशन के लिए जाता था तो ज़्यादातर हमें ये देखा जाता था कि जो लोग मुझे बुला रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए अपने रिश्तेदार के लिए, वो स्वयं घबराते थे ब्लड डोनेट करने के लिए। कई मरतबा तो ये भी होता था कि उनका खुद का ब्लड ग्रुप भी वही रहता था, लेकिन वो डर के कारण नहीं करते थे। तो मैं ब्लड तो अपना दे देता था, लेकिन फिर उनको मोटिवेट करके उनको समझाता था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। और लेटर ऑन मैंने पाया कि बहुत सारे उन बच्चों ने ब्लड डोनेशन का काम स्वयं शुरू कर दिया है। तो सिर्फ स्वयं ब्लड देना, डोनेट करना वाज नॉट द ओनली मिशन। एक ये था कि एक जागरूकता फैलानी है कि ब्लड डोनेशन करना से आपका स्वयं का शरीर भी अच्छा होता है, आप ज़्यादा स्वस्थ होते हैं ब्लड डोनेट करने से। आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, तो आप स्वयं भी स्वस्थ होते हैं, दूसरों की जान तो बचती है। और यकीनन वो तो अधीर जी को देख के लग ही रहा है कि इस एज में वो इतने फिट हैं, स्वस्थ हैं, और फिटनेस का ही कारण है कि आज वो मॉडल है। तो मुझे पता है दर्शकों को सबसे ज़्यादा एंजाइटी इसी बात की हो रही है कि वो कौन सा मौका था, वाकया था जब अधीर जी इस फील्ड में आए। तो अधीर जी, हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए अब उस मोमेंट पे आते हैं कि कैसा वो संजोग था, वो कौन सी स्टोरी थी, वो कौन सी घटना थी कि जब आपको ये ऑफर मिला। और इसके पहले
इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया ने 2 साल एक ऐसे महामारी को झेला है जिसका जिसके बारे में, जो एक अननोन दुश्मन था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, कोई प्रेडिक्शन नहीं था, और उस बीमारी ने पूरे विश्व को घर में बंद कर दिया, जो कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो दौर कैसा रहा आपके लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ब्लड डोनेशन करते हैं। उस समय बहुत से लोगों की आपने और भी फील्ड्स में जान बचाई होगी, या सहभागिता की होगी, या आपके ग्रुप में की होगी, तो वो अनुभव ओवरऑल कैसा रहा आपका? बेहद भयावह था अनुभव कोविड का और लॉकडाउन का। जब 2020 मार्च का जो लॉकडाउन था, उस समय तो मैंने और जया ने अपने जितने रिसोर्सेज थे वो प्लस अपने दोस्तों से इकट्ठा करके, जो सड़क से पैदल चलते हुए लोग बाग घर जाते थे, उनको जाके हमने उन्हें खाना खिलाया, उनको ग्लूकोज के पैकेट दिया करते थे, कभी उनको फल मूंगफली के देते पैकेट्स थे। बना के दिए। रास्ते में जो मजदूर पलायन कर रहे थे, जो टाटीबंध से गए थे, हाँ, तो उनको हम लोग पैकेट्स बना के देते थे कि रास्ते में उनको भूख लगे तो कम से कम मूंगफली और गुड़ से वो पेट भरा रहे उनका, अगर खाना नहीं भी मिल रहा है तो। हमने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया इस काम को करने के लिए, और होते होते तो फिर ढेर सारे दोस्त जमा हुए थे इस काम को करने के लिए। तो ये देखिए, ये यही होता है बैकग्राउंड का असर, और किस प्रकार से समाज के प्रति समर्पित है, पूरा परिवार समर्पित है रादर। और कोविड में वाकई वो लोग अनुकरणीय हैं जिन्होंने लोगों के दर्द को समझा और लोगों के लिए खुद बाहर आए, वो भी ऐसे समय जब बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो ये वाकई काबिल तारीफ है, और सलाम है अधीर और जया जी को कि इन्होंने ये एक ऐसी दंपत्ति हैं जिन्होंने समाज सेवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कभी उसे प्रचारित प्रसारित नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं बता दूं, ये इंटरव्यू के लिए भी मेरी बात सिर्फ इनके मॉडलिंग कैरियर को लेके हुई थी, लेकिन आप मुझे जानते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें कुरेद लेता हूं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब अच्छी बातें लोगों के सामने आए, और ये हमारा मोटिव है कि जिस प्रकार से आप लोगों को प्रेरित करते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो इससे भी प्रेरणा मिलेगी कि बाहर आके एक स्टेप आगे बढ़ के लोगों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। तो वो एक अब वाकया पे आते हैं कि आप मॉडल कैसे बने? मतलब मुझे मॉडल बनना है इसका तो कहीं दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, न कोई ध्यान था कि ऐसा कुछ है भी। एक दिन जया जी को मैं लेने के लिए, जया जी बाज़ार गई हुई थी, वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरा काम हो गया है, मुझे लेने आ जाइए। तो मैं लेने के लिए उन्हें गया, उनको शायद थोड़ी देर और हो रही थी, मैं बाहर ही बैठ गया, उनको आने में देरी थी, 15-20 मिनट का समय लगा उन्हें आने में। उस दरमियान मैं बैठ के अपनी कार में कुछ पढ़ रहा था, अचानक मेरी कार की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। मैंने कांच खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे सवाल दाग दिया कि क्या आप मेरे मॉडल बनेंगे, और मैं औचक सा रह गया। मैंने कहा, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या देख लिया मुझ में जो मुझे मॉडल बनाना चाहते? उन्होंने कहा, आपका चेहरा और आपकी दाढ़ी। फिर मैं कार से नीचे उतरा, फिर उन्होंने मुझे पूरा डील डॉल देखा, और फिर बात उन्हें कुछ जम गई और मैंने भी हामी भर दी, और फिर वहाँ से मॉडल का करियर शुरू हुआ। और सितंबर 2021 में हमारी शूटिंग हो गई, और अक्टूबर में मेरी एड्स बाहर आ गई थी। शानदार। देखिए, ये हमारी तकदीर हमें कब कौन से मोड़ पे अपॉर्चुनिटी देगी, और इसमें भी क्रेडिट मैं जया जी को देना चाहता हूँ। वो आपको बुलाती नहीं तो आप मॉडल बनते नहीं। खैर, मैं थोड़ा सा इनसे जानबूझ के पक्षपात कर रहा हूँ, क्योंकि वाकई एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और ये तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। सबसे बड़ी बात है, रेमंड का शूट का जो एपिसोड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या इस मॉडलिंग के बाद कहीं से बात हुई, या फिर उसकी भी कोई रोचक स्टोरी है? उसकी भी रोचक स्टोरी ही है। मैंने उसके बाद भी मैंने किसी को कोई अप्रोच नहीं किया था कि मैंने एक मॉडलिंग का कैंपेन कर लिया है, मुझे कुछ और काम मिलना चाहिए। तो मेरे एक मित्र के यहाँ 24 दिसंबर को
क्रिसमस की पार्टी में मैं हर साल जाया करता हूँ। उस पार्टी में मैं गया था। मेरे उस मित्र के का बेटा और उनकी जो बहू है वो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दिल्ली में। वो हर साल क्रिसमस की पार्टी में आते ही हैं, तो हमेशा ही हमारी मुलाकात होती थी। इस मर्तबा मैंने उनको जाके बच्चों को बोला कि मैंने मॉडलिंग का एक काम किया है। तो उनके साथ में उनका एक और मित्र आया हुआ था। वो मुझे कहती हैं कि वो जो हमारा दोस्त है वो आपको पहले दूर से देख के कह रहा था कि ये आदमी अगर मिल जाए मॉडलिंग के लिए तो मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से फिर उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको जल्दी बुला रहे हैं दिल्ली। और फिर फरवरी में मेरा कॉल आ गया और मैंने जाके रेमंड्स के लिए शूट किया। रेमंड के शूट के बाद क्या परिवर्तन आया आपके ज़िंदगी में, या एज इट इज़ जो पहले थे वैसे ही? शायद कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही हूँ। बस एक परिवर्तन ये है कि आप जैसे बहुत सारे लोग चले आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि छत्तीसगढ़ की मीडिया, देश की मीडिया चाहती है कि आप जैसे लोग प्रेरणा बने लोगों के लिए, कि 62 इयर्स के एज में आप फिट हैं। सबसे बड़ी बात तो जो फिट है वो हिट है, और आप फिट भी हैं और अब तो हिट भी हैं। सो ये एक बड़ी बात है। जया जी, ये अर्धांगिनी हैं आप, आपने बचपन से आपका रिश्ता इनसे जुड़ा था। आप बचपन से एक दूसरे को जानते थे जब आप गोदी में थे। तो कैसा महसूस होता है कि ठीक है, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन, बट ऑब्वियस है आपकी केमिस्ट्री देख के लग रहा है, और अब वो मॉडल बन गए हैं, तो आपको क्या फील होता है? कहीं इनसिक्योरिटी भी महसूस होती है कि मॉडल हैं तो इनकी लाइफ, अब आज वो रेमंड शूट कर रहे हैं, कल हो सकता है इसके बड़े बड़े ब्रांड और इनके पास आएंगे, हो सकता है कोई वेब सीरीज मिल जाए, हो सकता है ये मूवीज में जाएं, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हाँ, रेमंड्स के बाद में मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो लगती है, क्योंकि बहुत लोग इनके पीछे, आजकल तो लोग रास्ते में रोक के इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, तो थोड़ा सा पहले खुश होना चाहिए, इनको चिंता हो रही है उसकी। अब ये तो आप लोग पोस्ट इंटरव्यू डिस्कस करिएगा, लेकिन खुशी और गर्व दोनों की बात है कि अधीर भगवानानी जैसे लोग 62 इयर्स के एज में अपने आप को उन्होंने साबित किया। और बड़ा ऑब्वियस है, अगर ये बोलेंगे कि मैंने तो कभी अप्रोच नहीं किया, लेकिन वो अप्रोच आपके दिल में कहीं ना कहीं वो इच्छा या अपने आप को मेंटेन करने की वो जो प्रवृत्ति रही होगी, तो वो बोलते हैं ना कि आकर्षण का सिद्धांत, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही चीज होती है, जो आप अंदर सोचते हैं कभी ना कभी तो आपके साथ घटित होती है। कभी अंदर से लगा कि मैं हीरो बन जाऊं या मॉडल बन जाऊं? नहीं, वैसा कभी नहीं था, लेकिन हाँ, आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फैशनेबल पर्सन इन टाउन। और हाँ, मैं फैशनेबल आदमी हमेशा से रहा हूँ, ना सिर्फ कपड़ों के तौर पर फैशनेबल, मैं ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी बेहद फैशनेबल हूँ। अधीर जी, आपको पढ़ने लिखने का शौक है? क्योंकि आपका जो वोकेबलरी है, आपका जो शैली है, और कहें उर्दू में तो तलफ़ुज़ है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इन्फ्लुएंसिव है। आपसे जब बात करते हैं तो एक अलग इम्प्रेशन आता है। तो पठन का शौक भी है आपको? आपने जैसे कहा कि आप जब जया जी का वेट कर रहे थे, जया जी ने जब आपको ब्रेक दिया मॉडलिंग का, तो बट ऑब्वियसली उन्होंने ही ब्रेक दिया, तो आप वेट करते करते भी आपने जिक्र किया कि आप कुछ पढ़ रहे थे। तो ये क्या आपके पेरेंटल है या हेरिडिटी है, या आपको वरदान में मिला है, या आपको पढ़ने लिखने का शौक? माँ को बहुत शौक था, माँ हमेशा पढ़ती रहती थी, और हमारे घर में हमेशा से किताबें रही हैं। मतलब हर कमरे में आप चले जाइए, एक आध दो बुक शेल्फ आपको एक हर कमरे में मिल जाएगा, ढेर सारी किताबें उनमें हैं। तो अब बहुत बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल्स तो आज भी बहुत पढ़ता हूँ, और मुझे पोइट्री से हमेशा से लगाव रहा है। सो मॉडलिंग के फील्ड में आप आ चुके हैं, आगे के क्या प्लानिंग्स हैं? बस ऐसी सड़क पे चलते चलते कोई जो करवा ले काम वो कर लेंगे, वो किसी चीज़ से एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा, कहीं किसी चीज़ से ऐतराज़ नहीं। और स्वराज मिशन के माध्यम से, द पीपी शो के माध्यम से देखिए, आपको भी अगर
मूवीज में, वेब सीरीज में इंटरेस्ट है, तो वी आर हैविंग अ एक्टर ओवर हियर, एक मॉडल तो है ही, और साथ में को एक्ट्रेस भी साथ में, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री पैक मिलेगा जो कम साइनिंग अमाउंट में भी काम हो जाएगा। मतलब 1-2 करोड़ रुपए में आप लोग बात कर सकते हैं, और मुझसे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं इनसे मिलवा दूंगा आपको। खैर, हंसी मजाक ठिठोली चलती रहती है। अधीर जी नॉर्मली मिलने से जो मैंने देखा, और आप बहुत शालीन है, कभी इनको गुस्सा आता है? आता तो है बहुत आता है तो इनका जो नेचर है वो टुवर्ड्स गुस्सा है या टुवर्ड्स शालीन है? नहीं, वैसे शालीन है, पर जब गुस्सा आता है तब आता है अधीर जी, आप किन बातों पे गुस्सा करते हैं? मीन्स आपके उसूल के खिलाफ कुछ हो गया तो आपको आता है, या फिर कोई और ऐसा टॉपिक होता है कि कभी कभी होता है कि हम कुछ 1 2 3 4 5 हमें बस इसी में सब चीजें चाहिए, इसके बियॉन्ड जाएगी तो बस हम पैनिक हो जाएंगे, ऐसा कुछ है, या फिर कुछ सिद्धांतिक गुस्सा आता है? देखिए, उसूलों पर ही आता है, और उसूल भी हमारे यहाँ कई तरीके के हैं। एक तो मेरे कुछ उसूल हैं, कुछ उसूल हमारे परिवार के बनाए हुए हैं, तो उनसे परे अगर कुछ चीज़ जाती है तो गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा गुस्सा नहीं होता है, बतौर ये रहती है कि वो समझाइश के तौर पे गुस्सा होता है। गुस्सा किया भी और दूसरे पल भूल भी जाता हूँ। बिल्कुल, गुस्सा तो क्षणिक ही होता है, और गुस्सा कभी फायदेमंद होता भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जहाँ दो बर्तन होते हैं जया जी, तो वहाँ टकराव होती है। तो जब टकराव होती है तो माफी कौन मांगता है? ये कोई रास्ता ही नहीं है ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ तो देवता भी, वही देवता, वही देवी देवताओं का आशीर्वाद है इस परिवार पे कि माँ बाप से हम तो मिले ही, पर दादाजी के बारे में जाने ही, दादाजी के बारे में जाने ही, पिताजी के बारे में जाने ही, माताजी भी साहित्य से जुड़ी रही, आपकी आपकी पठन पाठन में इंटरेस्ट रहा, तो इसका मतलब ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो नेक्स्ट जनरेशन पे भी गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। और दर्शकों, आपको बता दूं कि आरजे ध्रुव इनके बेटे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है ध्रुव, और छोटी बेटी है यशवी वसुंधरा। और ध्रुव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दरमियान ही उसे रेडियो जॉकी बन गया था रायपुर में। इनफैक्ट रेडियो मिर्ची की शुरुआत उन्हीं से हुई थी। और फिर वो इंजीनियरिंग के बाद में अब वो बॉम्बे चले गए हैं। उन्होंने एक वेब सीरीज़ में एक्ट किया है, 2-3 फिल्मों में भी एक्ट किया है, और कुछ कुछ चलता रहता है। और ही इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। पूरी पिक्चरों को डबिंग उन्होंने की हुई है। साउथ की जो पिक्चरें हिंदी में बनती हैं, पूरी पिक्चरों में उनकी डबिंग है। कई सारी एड्स में उनकी आवाज़ आती है। और बेटी हमारी जो है वो शी इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर है, और 2 साल पहले उसने अपना ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद में उसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल रही थी, दिल्ली बॉम्बे में। वो जॉब उसने नहीं लेके नागालैंड के एक छोटे से गांव के एनजीओ में जाके उसने अपना जीवन अपना स्टार्ट किया। और तकरीबन 1 साल तक वो वहीं नागालैंड के गाँव में, जिसकी कुल आबादी उस गांव की 1200 लोगों की थी, और बांस की झोपड़ियों में रहती थी। कभी बिजली रहती थी, कभी नहीं रहती थी। वहाँ बैठ के उनके साथ में उसने अपना काम सीखा, उसका काम उनके साथ में शेयर किया। और अब वो वहाँ से अब निकल के आ गए। अब उनके लिए जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए काम करती है। अब वो उत्तराखंड के एक एनजीओ के लिए वैसे ही काम कर रही है। उसका एक्सपर्टाइज टेक्सटाइल में है। तो टेक्सटाइल मतलब सीधा खेतों से रुई निकाल के काटना, उसके बाद में बुनाई करके कपड़े बनाना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, ये उसका फील्ड है। वो कहते हैं ना कि जब जैसे नींव होगी वैसी इमारत होगी, तो इस परिवार की नींव ही क्रिएटिव है और एजुकेटेड है और समाज के प्रति समर्पित है। तो ये तो होना ही था कि अब बच्चों में भी उसकी छाप पड़नी थी। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब शादी ब्याह हो रही है, क्या प्लानिंग है आगे, आपकी क्या प्लानिंग है? शादी बच्चों ने करनी है तो प्लानिंग भी वही करेंगे।
हमारे यहाँ का सिलसिला ऐसे ही है। ओके, लेकिन आपकी प्लानिंग तो ऐसी नहीं थी। आपकी प्लानिंग तो आपके माता पिता ने पहले ही कर दी थी। वो तो जब हम 2.5 साल के थे तभी कर दी, अब क्या किया जाए। तो बहुत ही शानदार, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू ले रहे थे। हम बहुत ही कोई औपचारिकता नहीं थी इस इंटरव्यू में, और मुझे यकीन है दर्शकों की आपको ये इंटरव्यू 101% बहुत पसंद आएगा। और दोनों लोगों की बातों को हमने उनकी लाइफ के बारे में बहुत सी रोचक बातें समझी, और कैसे कोई व्यक्ति 62 इयर्स के एज में, अब मैं 62 इयर्स को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कैसे कोई यंग व्यक्ति अचानक मॉडल बन जाता है, क्योंकि मैं अब इनको यंग मानता हूँ, क्योंकि ये हमसे भी फिट हैं, और ईश्वर करे ये दीर्घायु हों और ऐसे ही बड़े बड़े मुकामों को हासिल करें, और अपने छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा रोशन करें, और रैदर पूरा परिवार रोशन कर रहा है। जया जी भी अपने क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में इनका एक नाम है, और ये भी उनको विरासत में मिला है। बचपन से ही अपने माता पिता से इन्होंने सीखा है, और वही जज्बा, वही जोश और वही नीयत अब उन्होंने अपने बच्चों में भी डाली है। और वो दिखता है कि जिस प्रकार से इनकी बिटिया के बारे में बताया कि वो सामाजिक काम कर रही हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं, और ठाड़ बाट छोड़ के झोपड़ी में रह के एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करना, यही एक जज्बा होता है, और यही एक पारिवारिक मूल्य होते हैं। जया जी, इस एपिसोड के अंत में आप देश को, देश के युवा को, देश के तमाम लोगों को एक संदेश जो आप देना चाहती हो। मुझे लगता है मेहनत अपनी ईमानदारी से करते रहें और ऊंचे सपने देखें, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और ईमानदारी रखें अपने कार्य के प्रति, और ठान ले कि करना है तो ज़रूर अचीवमेंट मिलता है। बिल्कुल, अगर ठान लेंगे तो कोई काम नामुमकिन होता ही नहीं है। अधीर जी, अब तो आप वैसे ही समाज के प्रति जागरूक शुरुआत से ही हैं, आपका परिवार ही है, अब आपके बच्चे भी हैं। आने वाले समय में आपने बोल ही दिया है कि जो प्रभु की इच्छा वो होता रहेगा, और आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। छत्तीसगढ़ और देश की जनता को, खासकर यूथ को जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनके लिए एक संदेश। मैं अपनी बेटी के एक वर्ड से इंस्पायर हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट भी बन गया है, तो ढेर सारे अधिकारियों से, लोगों से जान पहचान है। मेरी बेटी जिस फील्ड में गई थी उस फील्ड में काम यहाँ पर भी होता है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि कुछ तुम्हारे लिए बात करें किसी से, सरकारी कामकाज की कुछ। तो उसने मुझे कहा, नहीं पापा, मैं सब कुछ करूँगी ऑर्गेनिकली, मैं ऑर्गेनिकली अपना काम करूँगी, और मुझे मेरा काम अपना आगे काम दिलाएगा, मुझे किसी किस्म की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब मैं अपनी बेटी की इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं यही संदेश यूथ को देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को जितना ऑर्गेनिक हो सकते हैं उतना ऑर्गेनिक रखिए, और आपकी चीज़ें हमेशा जुड़ती चली जाएंगी, आप ऑर्गेनिक रहेंगे तो। बहुत शानदार मैसेज, और वाकई मैं इनकी शैली का, इनके अंदाज का कायल हो गया हूँ, क्योंकि हर बात में, हर शब्द में एक अर्थ है, और बड़े अर्थ हैं। और जिस प्रकार से इनके भाव, इनके आचरण इनके बच्चों में भी आए हैं, और उनके जो इस समय, इस एज में अगर इनके बिटिया का, इनके बच्चों का ये सोच है, तो बट ऑब्वियस से आगे कितने अच्छी और काम वो लोग करेंगे, ये अनुकरणीय है। और उम्मीद है आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे ही बहुत से लोगों से हम और चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अंत में हम अतिथियों से, हमारे सभी अतिथियों से, जो स्वराज मिशन का जो पीपी शो है उसके बारे में राय जानते हैं, कि जो हमने ये पहल शुरू की है लोगों के लाइफ स्टोरी को सामने लाने की, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। इसे आप जया जी कैसे देखती हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम है आपका, क्योंकि लोगों की स्टोरीज अगर सामने आती हैं, जो लोगों ने किया है, तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और लोग इंस्पायर होंगे। और अधीर जी, आप कैसे देखते हैं द पीपी शो को? क्योंकि आपने तो काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं पीपी शो में।
हम समाज के सभी वर्ग के लोगों के अधिकारी हो गए, पुलिस हो गए, पॉलिटिकल हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, धार्मिक हो गए और अब सेलिब्रिटीज हो गए, तो आप कैसे देखते हैं द पीपी शो को? देखिए, ये मॉडल बनने के बाद में मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया, कुछ अखबार नवीसों ने फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए, कुछ डिजिटल मीडिया वालों ने किया, काफ़ी लोग आके मेरा इंटरव्यू लेकर भी गए हैं। और जब आपका फ़ोन आया था तो मैंने सोचा एक और इंटरव्यू है वैसे ही, लेकिन आपका इंटरव्यू कुछ अलग है। आपके इंटरव्यू में सिर्फ एंगल मेरे मॉडलिंग के करियर को लेके नहीं है, आप पूरे प्रोस्पेक्टिव्स के साथ में हमसे बातचीत कर रहे हैं। और आपका कोई प्रोग्राम नहीं था कि मेरे इस इंटरव्यू में जया जी साथ में रहेंगी, शामिल रहेंगी। आप अचानक उनसे मिले और आपको लगा कि हम दोनों को साथ में बैठना चाहिए, तो वो बातें आपकी अच्छी लगी। और जर्नलिज़्म का एक एंगल ये भी है कि समाज में क्या हो रहा है उससे लोगों को वाकिफ़ करवाया जाए, सिर्फ खबरें देना ही काम नहीं होता है। बस ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं इसी से हमें दिशा मिलती है और इससे ही हमारी दिशा सुनिश्चित होती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। और आप दोनों का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे और स्वराज मिशन के साथ साथ सभी दर्शकों पे भी बना रहे और आप लोग हमेशा समाज के लिए प्रेरणा का काम करें, यही हमारी शुभकामना है। और आप दोनों ने अपना कीमती समय स्वराज मिशन को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी विशिष्ट व्यक्ति की कहानी, उन्हीं की जवानी समाज के सामने ले आने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन पे द पीपी शो। मैं प्रकाश पुंज पांडे, अब तक के लिए धन्यवाद।